आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे और खास बात यह है कि ये चुनाव इंडिया और एनडीए दोनों के लिए करो या मरो की पोजीशन में है। साथ ही एक तरफ अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर की वजह से तेजस्वी की सभा रद्द की जाती है, लेकिन वहीं तेजस्वी एक एक दिन में 6 सभाएं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव इस बार देश की राजनीति में बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट साबित होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ एंटोनी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तस्लीम रहमानी साहब हैं। आप तमाम मेहमानों का इस शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। पहला सवाल अजय शुक्ला जी आपसे है कि क्या ये देश की राजनीति में बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट साबित होने वाला है? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैं ये समझता हूं और आपके वक्तव्य में मैं एक चीज की ये इंडिया गठबंधन या एनडीए के लिए करो मरो का है, नहीं, ये बिहार की जनता के लिए करो मरो का है। यदि बिहार की जनता नहीं चेती तो उसकी सारी चीजें खत्म करने की दिशा में, और ये बिहार की ही नहीं देश की भी जनता के लिए करो या मरो का है, क्योंकि इस देश की जनता की भी जिम्मेदारी है और जनता के लिए चुनाव होता है। लोकतंत्र का मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। हमें सबसे ज्यादा हमारी विडंबना ये है, लोकतंत्र हमें मिल गया, हमने लोकतंत्र का की जो है मूल्य को नहीं समझा, और उसका नतीजा है हम इस तरह से शिकार होते हैं। दल है, हर दल की अपनी एक विचारधारा है, उसके साथ में तमाम मुद्दे होते हैं और उन पर चर्चा होती है, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में उन चीजों से हटके हम प्रजा बनते चले गए। हम वोटर तो बन गए लेकिन लोकतंत्र नहीं समझे, और उसका नतीजा यह है कि कभी कोई पैसे में वोट डाल रहा है, कभी कोई किसी चीज में डाल रहा है, और ये डाल रहा है, और उसके बाद में फिर 5 साल रोता होता है, उसी के बच्चे मरते हैं, उन्हीं पर अत्याचार होता है। तो मेरा यह मानना है कि इस बात को इस देश की जनता को पहले समझना होगा। दूसरे नंबर पे बात कहूंगा कि राजनीतिक दल चूंकि राजनीति करते हैं, उनके लिए सरकार बनाना और सरकार बनाने के बाद में जनता को डिलीवर करने की जिम्मेदारी होती है। कितना सफल होते हैं नहीं होते इसकी समीक्षा भी जनता को ही करनी होती है। आप उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ में देख सकते हैं और कर सकते हैं, तो फैसला तमाम सारे लेने हैं। तो मुझे लगता है इस देश की जनता को यह सोचना होगा, राजनीतिक दलों को अपने मुद्दे स्पष्ट तौर पे लेके जनता के बीच जाने होंगे और उन्हें समझाना होगा। वक्त बहुत कम बचा है, फाइनल स्टेज की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप कितना लड़ सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कोशिश कीजिए। और दूसरी तरफ यह भी देखिए कि किस तरह से सरकार, जो पिछली सरकारें हैं, उन्होंने क्या काम किया है और आप क्या अपेक्षा करते हैं, और कौन आपको क्या डिलीवर कर रहा है और कैसे करेगा। जुमलों पे भरोसा मत कीजिए, तो आके अंततः जनता पर ही टिक जाता है, जिसे हम नागरिक कह रहे हैं। तो नागरिक बनिए, प्रजा नहीं। तो मेरा ये मानना है, इसलिए करो या मरो इस देश की जनता के लिए। जी तस्लीम रहमानी साहब, इस समय एक बड़ी बात ये आ रही है कि जहां बीजेपी कोई टिकट मुसलमानों को नहीं देती, जहां गिरिराज सिंह जैसे आदमी कहते हैं नमक हराम और क्या क्या, और कहते हैं आपका वोट नहीं चाहिए, वहीं अब वो रोना रो रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई मुसलमान का नाम जारी नहीं किया है इंडिया गठबंधन ने। तो क्या है इसके पीछे का राज? तस्लीम रहमानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? तमाम लोगों की खिदमत में आदाब, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस शो में आपके साथ शरीक रह सकूं। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले चंद साल से मैंने देश के इलेक्शंस को पढ़ना छोड़ दिया है। पहले मैं हर इलेक्शन को बहुत बहुत बारीकी से पढ़ा करता था, एक एक सीट, बल्कि मैं कभी कभी कोशिश करता था बाद में कि बूथ वाइज भी इलेक्शन को पढ़ूं, तो बहुत कुछ अंदाजा उससे हो जाता है। लेकिन अब
मैं हूँ मुसलमान, भारतीय मुसलमान। मुझे जितना नाज़ अपनी भारतीयता पे है, उतना ही अपने मुसलमान होने पर भी है। लेकिन देख मैं ये रहा हूँ कि भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से मैं राजनीति के अखाड़े में एक फुटबॉल से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। और वो फुटबॉल खुद तो खेलती नहीं है। उसको तो 2 टीमों के खिलाड़ी अपने पैरों से इधर-उधर मारते हैं और उसके मारने के नतीजे में वो फुटबॉल गोल पे चली जाती है, तो बस वो जीत जाते। तो हमारा रोल अनफॉर्चुनेटली 1952 के इलेक्शन से अब तक यही है और बिहार में भी यही हो रहा है। तो मुझे मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वहाँ पर जीत जाएगा या महागठबंधन जीत जाएगा। जहाँ तक पिछला 2020 के बिहार इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं 3 महीने तकरीबन बिहार में था, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था, एक गठबंधन पप्पू यादव ने बनाया था, उसके साथ मैं चल रहा था। और मुझे अंदाज़ा है कि उस वक़्त इलेक्शन में तेजस्वी यादव के साथ क्या-क्या पक्षपाती थे और जो वहाँ पर गठबंधन बने थे, वो गठबंधन क्या कर रहे थे? क्या यशवंत सिन्हा जी कर रहे थे और क्या दूसरे लोग कर रहे थे? सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है नहीं। अभी वहाँ पर एक प्लेयर को खड़ा किया गया है, वो भी खेल रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर साहब भी खेल रहे हैं और भी छोटे-छोटे ग्रुप वहाँ पे खेल रहे हैं। तो बिहार महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन का नतीजा भी हमारे सामने है। उस सूरत-ए-हाल में जो आपने अभी अपने इब्तदाई कलिमात में फरमाया कि करो या मरो की सिचुएशन है और सेंटर पे असरअंदाज होगा। तो ये बात तो सही है कि बिहार के नताइज हमारी मरकज़ी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने का इम्कान है। ये इम्कान है कि अगर एनडीए वहाँ पर हारता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होने की उम्मीद है और नीतीश कुमार के 16 एमपीज़ हैं, जिनके दम पे मरकज़ी सरकार चल रही है। उनका रुख उसके बाद क्या होगा, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। और जो वो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं कर रही हैं इस वक़्त, वो क्या प्ले करती हैं, ये सब बिहार इलेक्शन पर बहुत डिपेंड करता है। तो क्या नतीजा आता है, क्या नहीं, मैं तो ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस इस मुल्क में है, मैं आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को इस मुल्क में ताकत हासिल करने के लिए ज़िम्मेदार मानता हूँ, उन पॉलिटिकल ग्रुप्स को जो रीजनल लेवल पे, डायनेस्टी के लेवल पे या परिवारवाद के लेवल पर अपनी सत्ता चमकाने की और अपना इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को वही लोग ताकत देते हैं। ये जी, कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता कि कौन जीतता है, कौन हारता है। जी मैं फिर दोबारा आता हूँ सर। पीयूष पंत जी मेरा आपसे ये सवाल है कि एनडीए के पास में इस इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, ना वो किसी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि वो 20 साल पुराने जंगल राज की बात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो जंगल राज है, चाहे बुलडोजर राज हो, चाहे पटना के अंदर दिन दहाड़े कत्ल और लूट हो, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पीयूष पंत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी एंटोनी साहब, मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि जी इस जो मौजूदा जंगल राज है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है इस पूरे इलेक्शन के दौरान, और बीजेपी के तमाम वक्ता उस जंगल राज की बात कर रहे हैं जो आज की नई नस्ल जिससे वाकिफ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये कुछ असरअंदाज होगा या नहीं होगा? देखिए, बिहार की स्थिति आज एक ऐसे मोड़ पर है कि पूरा देश उस तरफ देख रहा है। तो मैं आपके प्रश्न से थोड़ा अलग हटके भी एक नजरिया देखना चाहूंगा कि साउथ इंडिया में, पूरे दक्षिण भारत में इस समय सारे लोग बिहार पर अपनी नजर गड़ाए गए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बिहार का जो असेंबली इलेक्शन है, इज द लास्ट फ्रंटियर ऑफ गंगा जमुना संस्कृति। ये गंगा यमुना संस्कृति का लास्ट फ्रंटियर है। यदि यहाँ पर बदलाव नहीं आया तो बहुत हमारी सारी कई चीजें गड़बड़ा जाएंगी और प्रजातंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक ये बात है कि ये जो 20 साल पुराने जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो आज बिहार की जनता, जो मेरी रीडिंग है, कई बार मैं वहां गया हूं, कि वो इन सबसे परे हट के अपने रोजी रोटी के बारे में ज्यादा चिंतित है। और ये जो मुद्दा है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि नदी के बहाव में ऊपरी सतह पे कुछ और दिखाई देता है और नदी के नीचे का बहाव एक अलग चीज है। अब ये प्रश्न है कि आने वाले जो समय बचा है, इसके अंदर महागठबंधन
नीचे वाले प्रवाह को ऊपर कैसे ला सकता है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए का पूरा जोर इस समय यह है कि उस नीचे की धारा को नीचे और दबा दिया जाए और ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसी को प्ले करते हुए वो जनता की भावनाओं से खेलें। जी अजय शुक्ला जी, इस समय बिहार में एक और चीज भी देखने को मिल रही है और वो है दलित उत्पीड़न। तो दलित उत्पीड़न पर अभी 2 बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए और उस पर श्री नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बिहार में दलितों को लेकर उनका रोना जारी है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, दो नहीं, 3 घटनाएं आप देखिए। एक, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हुआ, जूता मारा गया। दूसरी घटना जो आत्महत्या के लिए विवश करना पड़ा, वो चंडीगढ़ में हुई। तीसरी घटना जो रायबरेली में हुई, हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह से पीट पीट के मार डाला गया। और आज चौथी घटना भी है जो आधी रात में डॉक्टर उदित राज के घर में, जबकि उसकी 28 तारीख लगी हुई, उसके बावजूद अवैध तौर पे रात में पुलिस ने घुस करके उनकी पत्नी और उनका सामान निकाल के बंगले से बाहर फेंक दिया। ये दिल्ली में हुआ। तो यह बताता है कि जहां हमारे पास ताकत होगी हम तुम्हें मार सकेंगे, वहां मार देंगे। जहां हम उठा के फेंक सकेंगे फेंक देंगे। जहां ये नहीं कर सकेंगे तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे और जूता मार के हम आपको कर लेंगे। ये दर्शाता है कि तुम दलित हो, हम तुम्हें ऐसे हैंडल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की मानसिकता है। मैं एक बात को कहना चाहूंगा, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में 2 मुल्क बने, एक पाकिस्तान और एक मूल जो था हिंदुस्तान। जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नेहरू के पास में पूरा ऑप्शन था वो कैसा भारत बनाना चाहे, लेकिन उन्होंने सेकुलर भारत बनाया। उन्होंने हर जाति हर धर्म को अधिकार देने का किया। उन्होंने दबे कुचलों को संरक्षण देने की व्यवस्था, और वो न चाहते डॉक्टर अंबेडकर उसके सदस्य हो तो ना होते। उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्य जयकर का इस्तीफा कराया और उन्हें मेंबर बनाया, उन्हें चेयरमैन बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी का। इतना सब कुछ दे के इसलिए किया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संविधान बने और दलित को भी यह आभास हो कि यह संविधान किसी एक के लिए नहीं बना है, उस समाज के व्यक्ति ने आकर के हेड किया है जिसे सालों साल सदियों दबा लिया गया, कुचला गया, मारा गया। तो यह संदेश था और इस तरह से करके सारी चीजें हुई। आज उस संविधान के मुताबिक हक दिए गए। आप देखिए, वहीं बगल में पाकिस्तान आजाद हुआ। पाकिस्तान ना तो उस समय प्योर इस्लामिक राष्ट्रीय बन पाया, न ही वो दूसरी और चीजें अडॉप्ट कर पाया। आज तक वो किसी भी चीज पे क्लियर नहीं है और आपस में ही लड़ने भिड़ने और तमाम चीजें। हमारे यहाँ ये 1990 तक के पहले तक ऐसी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। उसके बाद में ये जो 90 के दशक में शुरू हुआ, जो असल में जिसके बीज बोए जा रहे थे 80 के दशक में, और 80 भी कहने की बजाय आपको कहना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद जिस तरह से किया गया, उसका जो एक जहर बोया गया, और जो जनता पार्टी सरकार आई उसने जिस तरह से तमाम देश के हिस्सों को तोड़ देने की राजनीति रची, क्योंकि वो पूरा आरएसएस और सीआईए का गेम था। आरएसएस ने जिस तरह से अपने जनसंघ का विलय करा के और सबका करा के जनता पार्टी बनवाई थी, ये उसका खेल था। वहां से वो मजबूत हुए और फिर आरएसएस ने अपनी पार्टी बनवाई। अब आप देखिए, जब पार्टी बनती है तो जिन्ना का दामाद सबसे ज्यादा पैसा देता है, जिस वाडिया के जरिए यह पार्टी पूरा फंड होके बनती है, और उसके बाद ये पार्टी धीरे धीरे उस गेम को करती है जो चाहते थे कि इस देश में नफरत का माहौल बने। 90 आते आते उस दशा में हम आ गए। राजीव गांधी ने सुरक्षित मस्जिद भी रहे, बाबरी मस्जिद, और मंदिर भी बन जाए, उसका रास्ता निकाल दिया था।
मंदिर के लिए शिलान्यास भी करा दिया था और सारी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं साहब, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें तो पहले मस्जिद गिरानी है, यानी हमें कब्जा करना है। जी ये अनिल जी, हम अपने विषय पर ही लौट आए। नहीं, मैं ये विषय उसी से ही है। तो जी वो जो है, वो नफरत जो बोई गई, वो नफरत बढ़ते बढ़ते आज इस दशा में आ गई। हक मारे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे में हमें सावधानी के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनना है। और यह भार, अब जैसा कि जोसेफ साहब ने कहा कि सबकी निगाहें लगी हुई, तो ये महती जिम्मेदारी है बिहार के लोगों की कि वो सही आज फैसला ले, नहीं तो आने वाले वक्त में उस बिहार में उनके साथ उसी तरह से चुन चुन के व्यवहार होगा, हमले होंगे, जैसा देश की आजादी के पहले के समय में। आप याद करिए जम्मू में हुआ था, जम्मू का मैसेकर इस देश का सबसे बड़ा मैसेकर, तो आप उस घटना को नहीं भूल सकते। और वो आरएसएस ने वही कराया था, यानी जहां ये मजबूत हो जाएंगे पूरी ताकत से आ जाएंगे, और उसका संदेश दिया। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, और जो जेडीयू मुस्लिम की बात किया करती थी, वो जेडीयू सिर्फ जो है 4 लोगों को टिकट देती है, और एलजेपी जो पासवान कहा करते थे मुसलमानों और उनकी बात, उनके यहाँ एक को ही टिकट दिया गया। और आज की सिचुएशन कहे तो उनके यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही इकलौता है जो उनका लीडर है विधानसभा में, वो मुसलमान। कांग्रेस ने ही मुसलमान मुख्यमंत्री दिया था, और जयप्रकाश नारायण ने उसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए इंदिरा जी से समझौता करने की बात कही थी। इंदिरा जी ने जब उसको इनकार कर दिया, तो उसने किस तरह समग्र क्रांति और सब कुछ करके क्या कराया, वो आपके सामने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरे इतिहास को देखना जरूरी है, और उसके आधार पर फैसला लेने की जरूरत है, और ये फैसला जनता ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। जी तस्लीम रहमानी साहब, 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की गई थी इस छठ के मौके पर, लेकिन भीड़ उसी तरह दिखाई दे रही है। यही मामला कोरोना के दौरान बिहार के मजदूरों के साथ हुआ था, किस तरह वो पैदल चलकर आए थे। क्या ये सारे मुद्दे बिहार में कुछ रंग दिखा पाएंगे या नहीं? कुंभ में भी हुआ था, कुंभ। ये मेरा आपसे सवाल था। बिहार के लोकल इलेक्शन का ताल्लुक है। बिहार के लोग देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इन्फॉर्म और समझदार वोटर है बिहार जी का, इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटा सा बच्चा चाहे मजदूरी कर रहा हो, वो राजनीति को जानता है। और जो 2 करोड़ के लोग के करीब 2 करोड़ के करीब लोग जिनका मुख्तलिफ स्टेट से और पर्टिकुलरली मुंबई से हिजरत हुई कोविड के दौरान में, उन्होंने सवाल, उस वक्त भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जी कई 100 लोग चलते चलते उसमें मर गए। और जो वो यही वो लोग हैं ना जिन्हें हम इस देश का अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। और इसकी तादाद 10 करोड़ के करीब है, उसमें मैक्सिमम पार्ट तो बिहार के लोगों का है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे जो लेबरर है, वो कैसी जिंदगी इस देश में गुजारता है, ये तो रोजाना आप और हम देखते हैं। ना कोई घर की व्यवस्था है, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, ना कोई इंसान की तो नहीं, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारता है। तो ये सूरत हाल इस देश में है, और उसमें मैक्सिमम बिहार का है। और बिहार एक स्टेट रहा है हमेशा, आज का नहीं। झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब तो बहुत मालदार था, सबसे ज्यादा मालदार स्टेट बिहार हुआ करता था। इसके बावजूद 80 साल में बिहारियों को क्या मिला? सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही, जाती रही। मैं किसी एक पार्टी की बात ही नहीं करता, सबकी बात करता हूँ कि वो क्यों उसको वहां से पलायन करना पड़ा। इतना वाइब्रेंट स्टेट होने के बावजूद उसको वहां से हिजरत करके अनऑर्गेनाइज लेबरर बनना पड़ा। तो इसका जवाब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मसला यह है कि हमारा सियासी निजाम, हमारी राजनीतिक व्यवस्था इस अंदाज की हो गई है कि हम उसको 2 खानों में बांट देते हैं। बड़ी आसानी से सेकुलरिज्म के अलगबरदार जो है वो कांग्रेस या उसके एलाइज बन जाते हैं, और बीजेपी और उसके एलाइज वो दूसरे खेमे में कम्युनलिज्म के चले जाते हैं, जो वो हैं। लेकिन क्या इसके बीच में कुछ नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था पूरे के पूरे पॉलिटिकल सेटअप पे एक सवालिया निशान लगा हुआ है, और ये किसी एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। चाहे बिहार का इलेक्शन हो, ठीक है, आज तेजस्वी अगर जीत जाते हैं तो मुमकिन है जीत जाए, ज्यादा इम्कान उसी का है कि वो जीत जाए।
लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो अपने पॉपुलिस्टिक जो स्लोगन्स उन्होंने दिए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये फर्क हो सकता है कि बिहार में सरकार बदल जाए, सेंटर में भी सरकार बदल जाए, तो क्या होगा? हम 1990 वाली सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। एक अनस्टेबल पॉलिटी होगी और इकोनॉमी ऑलरेडी अनस्टेबल हमारी होने के कगार पे आ ही गई है, वो भी साल डेढ़ साल और फर्दर डिटोरिएट कर जाएगी। यही सब इस इलेक्शन का आउटकम होने जा रहा है। तो जी जो आउटकम हो, हम उस आउटकम को बदल नहीं सकते, चाहे तेजस्वी आ जाए या नीतीश रिटेन करे। दोनों में कोई मुझे बहुत ज्यादा खौफ है कि कोई फर्क आए। जी जोसेफ साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी ने ये वादा किया है कि हर उस घर में जहां सरकारी नौकरी नहीं है वो एक नौकरी देंगे, और 17 महीने की वो अपनी जो सरकार थी उसका हवाला भी दे रहे हैं कि उन्होंने 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। क्या जो बिहार जैसा राज्य है जहां जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो वहां क्या ये मुद्दा काम करेगा? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर दो तरह से हम देख सकते हैं कि ये लुभावना तो लग रहा है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? इसकी वास्तविकता जो इकोनॉमिक है उसकी, वो बहुत कठिन है। तो बिहार के लोगों को पिछले वादों को देखते हुए, और इसमें सभी सरकारें शामिल है, किसी एक दल की बात नहीं करता हूं मैं, कि वादे बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और खासकर उन वादों का जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े हो। आप नौकरी देना सीधे आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और जैसे पहले भाई साहब ने कहा कि हम बिल्कुल एक टूटने की अर्थव्यवस्था के ऊपर द्वार पे खड़े हुए हैं। चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, लोकल प्रेशर भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी वो व्यवस्था निकलेगी जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो लालू यादव जी की हो, वो उस मुद्दे उन अपने वादों को पूरा कर सकेगी? तो वादों को पूरा ना कर सकने की स्थिति बिहार की जनता अपने आप में बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा ये मैं नहीं समझता। रहमानी साहब से एक आखिरी टिप्पणी ले लेता हूँ। रहमानी साहब, अभी बिहार इलेक्शन के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती, तो ये सवाल है कि वहाँ डेवलपमेंट की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत काम कर रहे हैं और अब वो बिहार के लिए भी काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे वो जब वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, वहाँ विकास नहीं हो सकता, वहाँ से पलायन नहीं रुक सकता, वहाँ रोजगार नहीं दे सकते, तो क्या काम करेंगे? देखिए, यही प्राइम मिनिस्टर थे जो पिछले एक इलेक्शन में कह रहे थे पैकेज देने की बात, कि 10 करोड़ दूं और 20 करोड़ दूं और 100 करोड़ दूं, फिर 1.25 करोड़ का पैकेज वहां अनाउंस करके आए थे। और वजीर आजम ने खुद पब्लिक रैली भी किया था। उसमें से कितने पैसे अभी तक पहुंचाए हैं हमको नहीं मिले। दूसरी बात यह है, देखिए मैं बिहार की राजनीति को चूंकि थोड़ा बहुत देखता रहा हूं, आप वहां पे फ्लड का इशू तो आज तक खत्म नहीं कर पाए। 20 साल से आप भी सरकार में हैं और इससे पहले 20 साल 25 साल लालू जी भी सरकार में रहे। वर्ल्ड बैंक ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर दिए थे, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, आप कभी कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। यही लल्लन सिंह जी जो हैं अभी आपके जेडीयू के, इनके यही उस नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। वो मिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ गए ये नहीं पता, लेकिन बात अपनी जगह जारी है। दूसरी बात, आप हिमाचल में आइए, अगर पूरी जमीन जरखेज है इंडस्ट्री लगाना। अब अगर आप लगाना नहीं चाहते तो मुझे नहीं मालूम कि अमित शाह जी को बिहार की डेमोग्राफी का और बिहार की इकोनॉमी और इंडस्ट्री का कितना इल्म है, क्योंकि अब वो तो राजनेता है। बिहार में कुछ वो जाते हैं चुनाव के किसी समय पे और किसी एक रैली में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, रैली संबोधित किया, हेलीकॉप्टर में बैठे आ गए, तो बिहार क्या पता चलेगा। जो हिमाचल में मक्का की खेती है, जो हिमाचल में चावल की खेती है, जो जूट की खेती है और जो मखाने की खेती है, आपने आज मखाना बोर्ड अब आके बनाया है। मखाना बोर्ड पहले वो भी नहीं था। अभी आप अमूल की फैक्ट्री का एक आउटलेट अगर पूर्णिया में लगा दें तो वहां का किसान जो मक्का बोता है उसको नौकरी भी मिलेगी और उसका मक्का सही रेट पे जाएगा। जो अभी 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए किलो में वहां पर लूट लिया जाता है, लूट लिया जाता है वर्चुअली। जो चावल वहां पर किसान उगाता है, कोई 100 दिन नहीं है पूरे के पूरे हिमाचल के में, और वो जो एडजॉइनिंग 10 जिलों में एक चावल का मिल नहीं है।
क्यों नहीं मिल लगाया जा सकता? साउथ 24 परगना में चावल लेके जाता है वहां का किसान, और वहां का मारवाड़ी उसको पर्ची दे देता है, और 2-3 महीने के बाद वो पैसे लेने जाता है, लाइन में लगता है, भिखारियों की तरह अपनी मेहनत का पैसा लेता है। पता है ये अमित शाह जी को? तीसरी और आखिरी चीज मैं कहूं, यही पूर्णिया की जमीन है जिसमें कितनी बार ड्रिलिंग की गई है कि इसके नीचे पेट्रोल मौजूद है। जरा ईमानदारी से वहां पर साइंटिफिक रिसर्च करवाइए, वो पेट्रोल निकलवाइए, उसी सीमांचल की जमीन में बंद है, सारी रिपोर्ट मौजूद है, उठा के पढ़ के देख लीजिए। अमित शाह जी को टाइम नहीं होगा वो सब कुछ पढ़ने का, वो होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं होगा, उनके ब्यूरोक्रेट उनको बताएंगे नहीं, लेकिन ये फैक्ट्स है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उठा के देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री, हर जिले में अलग एक इंडस्ट्री लग सकती है, मगर आप देना नहीं चाहते। झूठ बोला आपने, 1.25 लाख का पैकेज वहां पर देके, और फिर 20 साल आपने वहां कुछ नहीं किया। ये तेजस्वी भी क्या कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं, पर बिहारियों से किसी को दिलचस्पी नहीं है। बिहारियों की दौलत और बिहार की दौलत लूटने में वहां के पॉलिटिशियंस की दिलचस्पी है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो पूरे मुल्क में जारी है, जो बिहार में भी रिपीट हो रहा है, ये बीजेपी या एनडीए हो या ये महागठबंधन हो, ये दोनों आउटफिट जनता के हित में कम से कम नहीं है। इसका अल्टरनेटिव जनता को ढूंढने पे गौर करना का ये बिल्कुल उचित समय है कि हम हर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, स्टेट और डायनेस्टी परिवार से बाहर निकल के देश हित में और जनता हित में सोचने वाला कोई पॉलिटिकल नेटवर्क बना सके, इसकी देश को जरूरत। जी एंटोनी साहब, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी ये चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है वहां कितना असर करेगा? जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में उनको उतनी सीटें नहीं मिल रही जितनी वो बताना चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इसका नुकसान अपोजिशन पार्टी को ज़्यादा होगा, यानी जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो अपने आपस में बढ़ जाएंगी। तो उनकी जो सीटों का अभी कुछ कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ, 4-5 सीटें उनको मिल सकती हैं, लेकिन वो इस प्रकार से होगा कि उसको नुकसान करने वाले रोल में वो ज़्यादा है इस समय में। जी डॉक्टर सलीम खान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पूरे प्रोग्राम पर। देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि एनडीए के सितारे गर्दिश में आ गए। अभी कल की आप रैली देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिल्ली से, वो तो रिहर्सल करके तकरीर करने जाते हैं, तो उनको ये बताना था कि भाई कर्पूरी ठाकुर के साथ कांग्रेस ने बहुत बुरा सलूक किया, और उनको ये बताना था कि भाई लालटेन की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से कहा भाई अपने मोबाइल की बत्तियां जलाओ। सब लोगों ने मोबाइल की बत्तियां जलाई। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके मोबाइल में बत्ती है, तो फिर जो है वो लालटेन की जरूरत नहीं है। कुदरत का करना यह हुआ कि लाइट चली गई, और वो गिरिराज सिंह जो नमक हराम और एहसान फरामोश की बातें कर रहे थे, उनका चिल्लाते हुए जो है वो रिकॉर्ड हो गया कि भाई बिजली वाले जल्दी से बिजली चलाओ, बिजली वाले जल्दी से बिजली चलाओ, और थोड़ी देर रुकती तो लालटेन की जरूरत पड़ जाती। तो ये मोबाइल जो है बहुत जल्दी इसकी बैटरी डाउन होती है और इसको चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज नहीं होगा तो फिर लालटेन ही जलती है। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये गए थे दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि कांग्रेस ने कई साल पहले सीताराम केसरी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, तो दलितों को चाहिए कि वो जो है वो कांग्रेस को उसकी सजा दें। अब ये तैयारी करके गए और स्टेज पे बैठे हुए थे चिराग पासवान, और जैसे ही अनाउंसर ने ऐलान किया कि अब चिराग पासवान बोलेंगे, तो अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने उसने सर खुजाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, और जैसे ही उन्होंने सर खुजाया फौरन जो है वो मोदी ने इशारा किया कि नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, और चिराग पासवान को बोलने नहीं दिया गया। यानी आप 25 साल पहले वाले बुरा सलूक की बात कर रहे हैं, और अभी स्टेज के ऊपर में जो चिराग पासवान बैठा है उसका चिराग गुल कर रहे हैं, और उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं मेरा गला बैठा हुआ था। अरे भाई गला बैठा हुआ तो पहले बता देना था अनाउंसर को। और सीधी बात है, वो वीडियो है, उसके ऊपर बॉडी लैंग्वेज है, नीतीश कुमार का परेशान होना, मोदी का इशारा करना। इनका गला बैठा हुआ है, मोदी को कैसे पता चल गया? और मोदी को पता चल गया, अनाउंसर को पता नहीं चला। मोदी के मना करने पे नीतीश कुमार को भेजा गया। तो आप देखिए कि ये जो हो रहा है ना, ये कुदरत का हिसाब कि अल्लाह ताला इनको जो है वो एक्सपोज कर रहा है कि देखो आप करना क्या चाहते हो, होता क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूं
कि ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प अंदाज में लड़ा जा रहा है और तेजस्वी का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका आत्मविश्वास है, वो काबिले तारीफ है और उनको जो है वो पीयूष साहब आ गए हैं, तो पीयूष साहब लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, तो और ये बड़ा इलेक्शन है, इससे पूरे भारत की राजनीति पे बहुत असर पड़ने वाला है और मैं तस्लीम साहब की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से नहीं सहमत हो सकता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएसएस अपने 100वें साल में एक बहुत बड़ा झटका खाने जा रही है और इनका जो उरूज है, जो चल रहा था, वो जो है वो 2024 के इलेक्शन के बाद जो है वो ज़वाल की तरफ चला है और अब उस सवाल को लेकिन चूंकि ये सरकार बना ले गए तो इसलिए उसको महसूस नहीं किया गया। लेकिन अगर ये बिहार हार जाते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो यकीनन पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि ये लोग जो दिखाई देते हैं मीडिया की मदद से वो है नहीं, अवाम इनके साथ नहीं है, इनको हराया जा सकता है और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है भारत की जनता के लिए। एक फैसिस्ट हुकूमत से नजात हासिल करना मैं समझता हूँ कि एक सौभाग्य की बात है। जी, इस वीडियो में इतना ही। तमाम मेहमानों का इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।